जो विमान का मलबा है ना, उस मलबे को देखकर भी अंदाजा नहीं लग रहा है कि वो विमान रहा होगा। मतलब वो इतना फ्यूल जिसका अभी जिक्र कर रहे हैं जगविंदर पटियाल ने, जो बताया कि साहब जो फ्यूल होता है वो 1,26,000 लीटर, अपने आप में ये बहुत बड़ा मतलब एक तरीके से क्वांटिटी हो गई, जितना ईंधन जो है इस विमान में भरा होगा। और ऐसे में ये विमान जो हवा में ही एक आग का गोला बन गया, उसके बाद जिस तरीके का यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ा होगा, उसने तो सब कुछ सिर्फ जलाकर राख ही नहीं किया, बल्कि सब कुछ गलाकर खाक कर दिया होगा। और इसीलिए मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रही हूं कि अगर आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो यहां मलबे में आपको कहीं कोई ढांचा भी नजर नहीं आ रहा होगा। अमूमन जब विमान हादसे की तस्वीरें आती हैं तो विमान का कोई हिस्सा नजर आ रहा होता है, कुछ सीटें टूटी हुई हालत में, जली हुई हालत में नजर आ रही होती हैं, लेकिन यहां पर आप समझ पाएंगे देखकर कि वो कितना ज्यादा तापमान रहा होगा कि उस आग ने, उस तापमान ने सब कुछ गलाकर मिटा दिया होगा। इसीलिए आपको बहुत ज्यादा समझ में नहीं आएगा इस मलबे को देखकर कि यह विमान का मलबा है। सिर्फ वही हिस्से विमान के नजर आ रहे हैं जिन्होंने आग नहीं पकड़ी, जो हिस्से आग लगने से पहले ही विमान से टूटकर अलग हो गए, जैसा कि एक ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं। दूसरा वो हिस्सा है जो डॉक्टर्स के हॉस्टल में जाकर अटक गया। डॉक्टर्स के हॉस्टल की ऊपरी मंजिल में जो अटका हुआ नजर आ रहा है, जिसमें आगे विमान की नोज भी है और साथ ही साथ विमान के पहिए भी नजर आ रहे हैं वहां पर। इसके अलावा एक और पहिया जो है विमान का, ये तस्वीर नंबर 5 में जो आप देख रहे हैं, ये भी गिरकर अलग हो गया, क्योंकि अगर ये भी आग की चपेट में आता तो फिर ये टायर बचता थोड़ी, ये टायर भी जलकर अब तक खाक हो चुका होता। सिर्फ वही हिस्से बचे हैं जो आग की चपेट में नहीं आए, और बाकी आग की चपेट में जो कुछ आया उस विमान के हिस्से का तो अंदाजा लगाना ही मुश्किल है कि आखिरकार ये विमान का कौन सा हिस्सा था। फिलहाल आपको हम जो दुर्घटना स्थल है वहां की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं। वहां पर लगातार राहत और बचाव कार्य को अभी भी अंजाम दिया जा रहा है, और राहत और बचाव कार्य को अभी कुछ और वक्त तक इसलिए अंजाम दिया जाएगा क्योंकि रिहायशी इलाके में आकर ये विमान गिरा है। जो विमान का मलबा था उस पर आग पर काबू पाकर और विमान के मलबे से जो यात्री थे उनको बाहर निकालने का काम तो बताया जा रहा है कि काफी हद तक पूरा हो गया है, लेकिन क्योंकि रिहायशी इलाके में आकर ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, ऐसे में वो रिहायशी इमारतें जो इस विमान दुर्घटना की चपेट में आई हैं, वहां राहत और बचाव कार्य अभी भी चल रहा है। कुछ देर पहले एक प्रत्यक्षदर्शी जो ये बता रही थी कि एक ब्लॉक जो है, आगे का ब्लॉक, वहां पर तो राहत और बचाव कार्य, अस्पताल परिसर की मैं बात कर रही हूं, डॉक्टर्स का हॉस्टल, उसका जो एक ब्लॉक है उसके बारे में वो बता रही थी कि वहां पर राहत और बचाव कार्य जो है वो कर लिया गया है, लेकिन अभी भी एक हिस्सा ऐसा है जहां राहत और बचाव कार्य चल रहा है। तो हादसा बड़ा इसीलिए हो जाता है कि एक तो विमान हादसा अपने आप में बड़ी ये दुखद खबर, दूसरा विमान हादसा होता कहां है, रिहायशी इलाके में होता है, और तीसरा रिहायशी इलाका भी कौन सा, अस्पताल परिसर का, डॉक्टर्स का हॉस्टल, वो इस विमान हादसे की चपेट में आता है। वो डॉक्टर्स जिनको इस तरीके के हादसे में सबसे ज्यादा एक्टिव रोल निभाना था, वही जो डॉक्टर्स हैं वो खुद इस हादसे की चपेट में आ जाते हैं। और इसी वजह से सिविल अस्पताल की तरफ से अहमदाबाद के जो डॉक्टर्स हैं उनसे अपील की जाती है कि प्राइवेट डॉक्टर्स जो अलग अस्पतालों में काम कर रहे हैं, अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो इस वक्त इमरजेंसी वाली हालत में यहां सिविल अस्पताल पहुंचे। और बड़ी संख्या में इस वक्त जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है वो एकजुटता दिखाती हुई अहमदाबाद सिविल अस्पताल में बहुत से डॉक्टर्स पहुंचे हुए हैं, कई तो अपने उपकरण लेकर पहुंचे हुए हैं और वहां पर मदद मुहैया करा रहे हैं। इस बीच में सीधे आपको लेकर चलूंगी, हमारे साथ बेहद खास मेहमान एविएशन एक्सपर्ट हैं कैप्टन अमित सिंह, वो मौजूद हैं। और कैप्टन अमित सिंह, मैं अब आपसे ये जानना चाहती हूं कि ये तस्वीरें, अब काफी हद तक ये तस्वीरें साफ हो रही हैं, इन तस्वीरों को देखकर आप कुछ बता पाएंगे कि यह हादसा किस तरीके से हुआ होगा? क्योंकि इस विमान के कुछ हिस्से, एक हिस्सा हम देख रहे हैं वो सिविल अस्पताल में जो डॉक्टर्स का हॉस्टल है उसमें अटका हुआ नजर आ रहा है, कुछ हिस्से हम परखच्चे उड़े हुए दूर दूर देख रहे हैं, और तीसरा वो मेन बॉडी जो है जहाज की, जो आग के गोले में तब्दील हो जाती है, और उसका तो मलबा देखकर समझ ही नहीं आ रहा है कि यह विमान का कौन सा हिस्सा रहा होगा। कैप्टन अमित सिंह, आपका असेसमेंट। देखिए, जो ईंधन है, ईंधन तो विंग्स में होगा। सो विंग्स के आसपास जो एयरक्राफ्ट की बॉडी, जो बीच वाला सेक्शन है, उस पर सबसे ज़्यादा तापमान होगा। ईंधन जो आपने बताया कितने लीटर्स है, करीब टनेज के हिसाब से 60 टन या कुछ ऐसा होगा, बिकॉज जहाज गैटविक जा रहा था लंबी दूर। तो टेक ऑफ करते ही जो हमने देखे विजुअल्स, एयरक्राफ्ट का लैंडिंग गियर जो है, पहिए नीचे थे और जो फ्लैप्स जो कि नीचे होने चाहिए थे वो ऊपर थे। सो इसका कारण क्या था?
एयरक्राफ्ट का जो नोज है, नाक ऊपर जा रहा था, और एयरक्राफ्ट की जो ट्रैजेक्टरी थी वो नीचे की तरफ थी। तो एयरक्राफ्ट नीचे जा रहा था, लेकिन कुछ चीज थी जो उसे नीचे खींच रही थी। इसका जो पायलट था वो ये प्रयास कर रहा था कि एयरक्राफ्ट हवा में रहे, इसलिए वो बार बार उसको नाक को ऊपर खींच जा रहा था। अब ऐसा क्या हुआ कि एयरक्राफ्ट जहाज नीचे आया, या इंजन फेल हुआ, बर्न हिट हुआ, या एयरक्राफ्ट का जो वेट था वो जो पायलट को पता था उससे ज़्यादा था। ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। कारण बहुत हो सकते, किसी एक कारण के साथ जहाज दुर्घटना होना बहुत ही नामुमकिन कह सकते हैं। सर ये बताइए मुझे कि ये जिस वक्त मैं लौट रही हूँ, कैप्टन सिंह मैं आपके पास लौट रही हूँ, जरा ये तस्वीरें आ गई है जो घायल हैं उनसे मुलाकात करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपसे कुछ देर पहले सिविल अस्पताल पहुंचे थे गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल, और देखिए किस तरीके से घायलों का हालचाल जानते हुए, और जितना इस तस्वीर को देखकर समझ में आ रहा है तो ये जूनियर डॉक्टर रहे होंगे जिनसे मुलाकात इस वक्त भूपेंद्र भाई पटेल कर रहे हैं। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं उनके हाथ पर पट्टी बंधी हुई है। जो मरीज यहां नजर आ रहे हैं इसका मतलब यही है कि वो जो मलबा गिरा है उसकी चपेट में ये आए होंगे। इस बीच आप देख रहे हैं गुजरात सरकार के मंत्री जो हैं हर्ष संघवी, वो भी नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल के साथ। और हम सीधे एक बार फिर से रुक करेंगे, हमारे साथ एविएशन एक्सपर्ट कैप्टन सिंह मौजूद हैं, जरा उन्हीं से ये जानते हैं। कैप्टन सिंह ये बताइए मुझे कि वो जो मलबा है ना जहाज का, वो मलबा देखकर ये बता पाना मुश्किल है कि ये जहाज रहा होगा। मतलब इससे पहले जो हमने विमान हादसे देखे हैं उनमें से कुछ विमान हादसे ऐसे रहे, नेपाल में जिस तरीके का विमान हादसा हुआ था कि कुछ समझ में आता है कि हाँ ये सीटें रही होंगी, ये सीट का हिस्सा जल गया होगा, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इसकी वजह क्या रही होगी? सब कुछ जलकर मतलब मेल्ट कर गया एकदम। कितना तापमान रहा होगा? कैप्टन सिंह आपको मेरी आवाज मिल रही है? हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम बात करने की कोशिश करेंगे एविएशन एक्सपर्ट से, लेकिन इस बीच ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं जो मुझे जानकारी मिल रही है। हमारे साथ एक और एविएशन एक्सपर्ट इस वक्त मिर्जा फैजान मौजूद हैं। जरा मिर्जा फैजान का रुख करते हैं और मिर्जा फैजान से समझते हैं। मिर्जा फैजान, ये जो हादसा हुआ है इसको देखकर आपको क्या लग रहा है, क्या हुआ होगा? रमाना, ये बिल्कुल क्लियर है। जब आप इसके प्लेन के आखिरी क्षण को देखेंगे तो प्लेन कंट्रोल में है, इट्स ए कंट्रोल फ्लाइट, लेकिन प्लेन नीचे जा रही है। इसका मतलब ये होता है कि टेक ऑफ के बाद देयर मस्ट बी सम इशू, कुछ प्रोपल्जन सिस्टम यानी इंजन के इश्यूज हैं। जब इंजन के इश्यूज होते हैं तब ये ऐसा होता है कि प्लेन को टेक ऑफ के वक्त फुल पावर नहीं मिला, क्योंकि उस वक्त एयरक्राफ्ट को फुल पावर चाहिए होता है। अब इंजन के इश्यूज क्यों आते हैं? मल्टीपल तरीके से वजह से आ सकते हैं। पहला रीज़न ये हो कि बर्ड हिट हुआ हो, दोनों इंजन एक साथ फेल कर गए हो, जैसा हडसन में हुआ था। टेक ऑफ के साथ ही बर्ड हिट हुआ, बर्ड इंजन में आए, सक हो गए और दोनों इंजन एक साथ फेल हो गया और पायलट ने, कैप्टन सली ने एयरक्राफ्ट को हडसन में उतारा। दूसरा हो सकता है फॉरेन ऑब्जेक्ट और डेब्री ऑन द रनवे। फॉरेन ऑब्जेक्ट, कोई भी रनवे पर कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट है जो सकअप हो जाती है इंजन में, और उसकी वजह से इंजन का फेलियर हो सकता है। जैसे कॉन्कॉर्ड की फ्लाइट में हुआ था, टेक ऑफ के समय एक प्रीवियस प्लेन ने छोड़ा हुआ एक मेटल का पार्ट वो सकअप हो गया और उसकी वजह से प्लेन क्रैश हो गई। तीसरा जो प्रॉब्लम है वो हो सकता है फ्यूल सिस्टम की खराबी की वजह से, कि फ्यूल सिस्टम ने इनफ फ्यूल प्रोवाइड नहीं किया इंजन को उस समय जब इट नीडेड द मोस्ट, उसको सबसे ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत है, उसकी वजह से इंजन बर्न डाउन। तो ये क्लियर केस है इंजन फेलियर का। एज ए ट्रेन्ड एयर क्रैश इन्वेस्टिगेटर आई कैन सी दिस इज अ क्लियर केस ऑफ इंजन फेलियर ऑफ द प्रोपल्जन सिस्टम। लेकिन फर्दर व्हाट लेड टू, किस वजह से ये हुआ, ये इन्वेस्टिगेशन की होगा। मैं अभी उसे नहीं बोलूँगा क्योंकि इस तरह के बातें
इन्वेस्टिगेशन के पहले नहीं बोलना चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं फैजान साहब। आपने देखिए बहुत यहाँ पर अच्छे से दर्शकों को बताया है कि ये साफ तौर पर एक चीज समझ में आ रही है कि मामला इंजन फेलियर का है। अब इंजन फेलियर की क्या वजह रही, इसको लेकर आपने 3 बातें बता दी कि हो सकता है कोई बर्ड हिट का मामला हो जिस वजह से इंजन फेल हुआ, हो सकता है रनवे पर कोई एक तरीके से फॉरेन ऑब्जेक्ट रह गया हो जिसको विमान ने जब उड़ान भरी तो वो इंजन ने सक कर लिया और इस वजह से इंजन फेलियर हो गया। तीसरी बात आपने कही कि इंजन फेलियर की एक वजह यह हो सकती है कि जितना ईंधन इंजन को चाहिए उड़ान भरते समय वो फ्यूल सिस्टम में किसी तरीके की कोई दिक्कत आई हो और उतना जो ईंधन है वो इंजन तक ना पहुंचा हो और इस वजह से ये इंजन में खराबी। लेकिन इतना जरूर समझ में आ रहा है कि मामला इंजन की खराबी का ही है और इसी वजह से विमान जिसको टेक ऑफ मतलब उड़ान भरते समय सबसे ज्यादा ताकत चाहिए होती है, सबसे ज्यादा जहां इंजन का काम होता है, उसी वक्त इंजन में इतनी ताकत बची नहीं कि वो विमान को ऊपर लेकर जा सके। और ऐसे में विमान आप देख रहे हैं बिल्कुल जो अभी फैजान साहब कह रहे थे कि देखिए आप वहां पर किसी तरीके का डोल नहीं रहा है विमान, पूरा कंट्रोल्ड है विमान, लेकिन वो कंट्रोल्ड विमान ही ऐसा लग रहा है जैसे कोई चीज उसको नीचे खींच रही है, मतलब जैसे इंजन ने काम करना बंद कर दिया और विमान जो है वो नीचे की तरफ आता चला गया। नीचे की तरफ तो आ रहा है फैजान साहब ये विमान, लेकिन ये विमान आग का गोला बनते हुए भी हम देख रहे हैं। और साथ ही इस विमान के कुछ हिस्से जो हैं वो कहते हैं ना परखच्चे से उड़ जाने, मतलब एक हिस्सा जो है वो जिस जगह गिरा वहां पर बॉयज वो डॉक्टर्स का हॉस्टल है, उस हॉस्टल के अंदर एक हिस्सा अटका हुआ नजर आ रहा है, एक जो टायर का हिस्सा है वो कहीं दूर गिरा हुआ पड़ा हुआ नजर आ रहा है, कुछ बॉडी का हिस्सा विमान का वो कहीं और पड़ा हुआ नजर आ रहा है और ये वो हिस्से हैं जो आग की चपेट से बच गए इसीलिए वो नजर आ रहे हैं। तो ये क्या हुआ होगा, मतलब परखच्चे से उड़े होंगे इस विमान के फैजान साहब? फैजान साहब आपको मेरी आवाज मिल रही है तो इस सवाल का जवाब दीजिएगा, लेकिन इस बीच बड़ी खबर दर्शकों को बता दें कि अहमदाबाद एयरपोर्ट जिसे फिलहाल बंद कर दिया गया था, एक बार फिर अहमदाबाद एयरपोर्ट पर विमान सेवा शुरू कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, अहमदाबाद एयरपोर्ट पर विमान सेवा फिर से शुरू कर दी गई है। एक बार फिर से अहमदाबाद एयरपोर्ट से अब विमान जो हैं वो उड़ान भी भर रहे हैं और लैंड भी कर रहे हैं। दोपहर जब एयर इंडिया की ये फ्लाइट मेरा A1 नंबर था, फिर पैसा भर्या नहीं और मेरे को पूछा कि आपको जाना है, मैंने ना बोल दिया। वो बुद्धि મને સ્વામિનારાયણ ભગવાને જ આપી છે અને એટલે જ મેં ટિકિટ કેન્સલ કરાવી છે। तो जिस तरह से आपको ये हादसा हुआ, इसकी जानकारी मिली, उसके बाद क्या महसूस हुआ? अपने बच्चे से बात हुई नहीं हुई? वो मेरे को 2 बजे उसका समाचार मिला और मेरे को बहुत दुख हुआ क्योंकि हमारा एक स्वामीनारायण का साथी आज ही सुबह उसको हमका માળા પહેરાવી અને અહીંથી પરમિશન રજા આપી હતી અમે અને એ જ આ હાદસામાં ગયા એટલે મને બહુ દુઃખ છે, બહુ જ દુઃખ છે। એમ બાબુભાઈ કરીને એક અમારા અહીંના છે સત્સંગી, એ આમાં પોતે અક્ષરધામ એમાં છે, એનું મને બહુ દુઃખ છે। तो जिस तरह से आपका टिकट कैंसिल हुआ, आपके बच्चे से बात हुई, आपका बच्चा वहाँ पर है, हादसा होने के बाद क्या उनसे कुछ बातचीत हुई? वो भी मेरे को इतना बड़ा हृदय द्रविक हो गया कि पप्पा आप बच गए, आपकी भजन भक्ति आपको काम आई, ऐसा उसने बोला। वो रोने लगा था मेरे को सुनकर, याद से सुनकर कि मेरा पप्पा बच गया इसमें। तो आपका टिकट इसी में कंफर्म हो चुका था, फिर आपने मना क्यों किया? मतलब कोई ऐसी शक्ति है जो आपको इंस्पायर की हो या आपसे आपको जानकारी कोई आत्मा? ये आप सावजी भाई को सुन रहे हैं। सावजी भाई का भी दरअसल पहले उनका बेटा लंदन में रहता है। सावजी भाई जो बता रहे थे, अब से कुछ देर पहले मैंने भी सावजी भाई से बात की थी, तो वो ये बता रहे थे कि उनका बेटा जो है वो लंदन में रहता है। उनके बेटे ने उनकी इसी फ्लाइट में टिकट बुक करवाई थी, लेकिन सावजी भाई ने अपने बेटे को बोला कि नहीं, मुझे इस फ्लाइट में नहीं आना और तुम ये टिकट मेरा कैंसिल करा दो। उसके बाद उनके बेटे ने उनकी टिकट इस फ्लाइट की कैंसिल करवाई और अगले हफ्ते सोमवार की उनकी टिकट जो है वो लंदन की दूसरी फ्लाइट में बुक करवाई। और सावजी भाई ये कह रहे थे कि वो स्वामीनारायण भगवान जो हैं उन्हीं के आशीर्वाद से की जिंदगी बच पाई है। तो सावजी भाई को आप सुन रहे थे, जिनको बहुत दुख है ये विमान दुर्घटनाग्रस्त जिस तरीके से हुआ है, और साथ ही साथ वो शुक्रगुजार भी हैं कि उनकी भी फ्लाइट इसी फ्लाइट में टिकट बुक थी, लेकिन उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उनको इस विमान से नहीं जाना है और उन्होंने अपने बेटे से अपनी ये वाली टिकट कैंसिल कराकर दूसरी फ्लाइट में टिकट बुक करने की बात कही और उनके बेटे ने ऐसा करवा दिया। अब मैं एक बार फिर से रुक करती हूँ, एविएशन एक्सपर्ट मिर्जा फैजान हमारे साथ लगातार बने हुए। फैजान साहब, वो जो सवाल मैं आपसे जानना चाह रही थी
कि ये विमान जो है इसका बड़ा हिस्सा जो है वो तो आग के गोले में तब्दील हो गया, लेकिन विमान के कुछ हिस्से ऐसा लग रहा है जैसे ये मतलब ब्लास्ट होने से पहले कुछ इसके परखच्चे से उड़े, जिसमें टायर्स उसके वो दूर जाकर गिरे हुए हैं। आगे जो नोज वाला हिस्सा है वो तो डॉक्टर्स का हॉस्टल जो है यहाँ बिल्कुल एयरपोर्ट के नजदीक ही जो सिविल अस्पताल परिसर में आता है उसकी बिल्डिंग में अटका हुआ नजर आ रहा है। तो ये किस तरीके से हुआ होगा फैजान साहब? देखिए, ये बड़ा सिंपल है। टायर आपको अलग इसलिए दिख रहा है प्लेन से क्योंकि जब प्लेन नीचे आ रहा होगा तो चूंकि लैंडिंग गियर नीचे था उसका, तो सबसे पहले लैंडिंग गियर टकराया होगा किसी चीज से, पेड़ से या बिल्डिंग से, और वो टकरा के वहीं रह गया हो। प्लेन आगे चल रहा होगा क्योंकि अभी भी टायर और प्लेन की बॉडी में कुछ फीट्स के डिफरेंस होते हैं, और प्लेन आगे गया। जब प्लेन आगे जाके गिरा तो इम्पैक्ट से क्या होता है कि कुछ पार्ट्स, प्लेन स्पीड में था, लगभग 200-250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है प्लेन को टेक ऑफ करने के लिए, तो उतनी स्पीड में तो था ही। तो जब वो टूटा तो गिरने के बाद डिसइंटीग्रेट होता है, टूटता है इम्पैक्ट से, और उसकी वजह से ये हुआ होगा कि आगे का जो पोर्शन आपने देखा कि जो थोड़ा आगे की तरफ है, तो वो इनर्शिया से, चूंकि वो स्पीड में था, वो आगे की तरफ चला गया। तो इस तरह से हुआ। एक्सप्लोजन की वजह से ये नहीं हुआ होगा, ये इनर्शिया की वजह से जो है वो आगे हो गया होगा और टायर पीछे हो गया। और फैजान साहब, आग कैसे लगी होगी? मतलब आग फ्रिक्शन की वजह से लगी होगी। जब जो विमान है उसकी बॉडी जो है वो जमीन से या किसी भी और स्ट्रक्चर से टकराई होगी, उसके बाद ये आग लगी होगी। ऑफ कोर्स, जैसे ही वो किसी चीज से टकराई होगी तो एयरक्राफ्ट के सिस्टम की वजह से भी आग लग सकती है, क्योंकि लॉट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इज देयर, बिजली है उसमें, अंदर की पूरे कैबिन की बिजली है, एवियोनिक सिस्टम की बिजली है, तो तार की वजह से लग सकती है, फ्रिक्शन की वजह से लग सकती है, तो इन वजहों से आग लग सकती है। और चूंकि ये फुल ये थी टैंक फ्लाइट थी, तो फ्यूल बहुत ही ज्यादा होगा, उसकी वजह से भयानक आग लग गई उसमें। तो सर, ये जो विमान है ये बोइंग ड्रीमलाइनर 787 है, और विमान ने अहमदाबाद से लंदन गैटविक के लिए उड़ान भरी थी। तो कितनी इसकी फ्यूल टैंक की कैपेसिटी रही होगी? कितना इसमें फ्यूल भरा हुआ होगा? मतलब ईंधन कितना होगा सर? देखिए, ईंधन का जो कैलकुलेशन है वो एक सिस्टम है, फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम, FMS सिस्टम, वो फ्यूल सिस्टम करता है। तो वो पहले WOW, वेट ऑन व्हील्स लेता है। वेट ऑन व्हील्स लेने के बाद डिफरेंट पैरामीटर होते हैं डिजाइन, ये जो तय करते हैं कि कितना फ्यूल लेके चलना है, क्या सेफ्टी लेके चलना है। तो ये एयरलाइंस की हर डिफरेंट एयरलाइंस की पॉलिसी होती है। वेट के हिसाब से अगर प्लेन हल्का है, फुली बुक नहीं है, तो कम फ्यूल लेके जाएंगे, अगर ज्यादा है तो ज्यादा फ्यूल लेकर के जाएंगे, क्योंकि मोर द वेट द मोर फ्यूल बर्न्स। तो वो एग्जैक्ट नंबर मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ अदर पैरामीटर्स, दूसरे अलग अलग पैरामीटर पे भी डिपेंड होता है। जी, मैं लौट रही हूँ मिर्जा फैजान आपके पास। देखिए, हमारे साथ इस वक्त कैप्टन अमित सिंह भी लगातार बने हुए हैं, वो भी एविएशन एक्सपर्ट हैं, और जरा उन्हीं का रुख करते हैं। कैप्टन सिंह, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि ये जो विमान, जिस हिस्से में इसके आग लगी, अब उस हिस्से में तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके का ढांचा विमान का ही कम से कम नजर आ जाए, वो भी नजर नहीं आ रहा है। तो कितना ज्यादा तापमान रहा होगा, किस तरीके से एक आग का गोला सा बन गया होगा जिसने सब कुछ न सिर्फ जलाकर खाक किया बल्कि गला दिया, सब कुछ गल गया यहां पर। यही समझ में आ रहा है इस मलबे को देखकर कैप्टन सिंह? जितना ईंधन वो कैरी कर रहा था, मतलब लंबी दूरी की फ्लाइट थी गैटविक तक। आजकल कम से कम 7-8 घंटे की फ्लाइट, तो इतना ईंधन जब विंग्स में होगा तो उस एरिया का तापमान 2-2.5 हजार डिग्री सेंटीग्रेड के करीब होगा। उसके आसपास जो भी चीज़ होगी ध्वस्त हो जाएगी पूरी तरह से, आपको नामो निशान नहीं पता चलेगा क्या था पहले। उस हाई ग्रेड इंजन में जो टाइटेनियम है वो उतना कुछ बच सकता है, बिकॉज वो बना होता है हाई टेम्परेचर रेजिस्ट करने के लिए, लेकिन जो बॉडी होती है वो हल्की होती है। तो वो और अंदर जो सीट्स हैं, जो पैसेंजर्स हैं, वो सब मतलब इस टेम्परेचर को कोई सस्टेन नहीं कर सकता। और जब भी इम्पैक्ट होता है, इम्पैक्ट में एयरक्राफ्ट के हिस्से होते हैं जो जॉइंट होते हैं। बेसिकली अगर कोई इम्पैक्ट हो तो वो सेपरेट होते हैं। एक तरफ से वो सेफ्टी के लिए भी होता है, जैसे नॉर्मली एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट होता है, अगर ज़मीन पे गिरे तो टेल अलग हो जाती है, टेल में जो लोग बैठे होते हैं वो ज़्यादातर बच जाते हैं। सामने की तरफ, कॉकपिट की तरफ
वो सेपरेट हो जाता है, बीच का जो विमान होता है वो अलग होता है। सो क्योंकि ईंधन बीच में है तो सबसे ज़्यादा तापमान बीच में रहा होगा। हमने कैलिकट में देखा, कैलिकट में भी उसके जो 737 छोटा जहाज था, लेकिन उसके भी करीबन 3 हिस्से हो गए थे, कॉकपिट अलग हो गया था, टेल अलग और बीच का विमान अलग। तब बारिश हो रही थी और ईंधन भी कम था, तो आग नहीं लगी। आग और धुएं से सबसे ज्यादा लोगों की मौत होती है और वो चंद सेकंड में हो जाती है, देरी नहीं लगती उसमें। आप जो भी उसकी अगर आपके फायर टेंडर भी खड़े हों तब भी उसको बचाना मुश्किल है। ऐसा हो सकता है बचाव जैसे जापान एयरलाइंस का 350 हनीडा में क्रैश हुआ था, एक और जहाज के ऊपर गिरा, उसमें लोगों का बचाव हो सकता है, बिकॉज जब लैंड करता है तब ईंधन भी कम होता है और इंजन्स की इतनी तेजी नहीं होती है। ये तो हमने जैसे देखा है, उसका टेक ऑफ के बाद एयरक्राफ्ट नीचे क्या आ रहा था, मतलब मश कर रहा था जमीन की तरफ, और उसकी जो नाक है वो ऊपर जा रही थी। तो इसका क्लियर मतलब है कि उसके इंजन इतना पावर नहीं जनरेट कर पा रहे हैं उसको हवा में रखने के लिए। तो इस कारणवश हम देख सकते हैं कि उसका जो लैंडिंग गियर है वो ऊपर क्यों नहीं हुआ, उसमें कोई तकनीकी खराब थी, या उसके जो फ्लैप्स हैं जो लिफ्ट जनरेट करते हैं टेक ऑफ और लैंडिंग की तरफ समय, तो वो रिट्रैक्टेड थे कि एक्सटेंडेड थे, उनका क्या पोजीशन था। तो ये तो इन्वेस्टिगेशन में ही पता चलेगा। सर आपका क्योंकि इतना एक्सपीरियंस है, आप ये बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि इस तरीके की सिचुएशन के लिए बाकायदा पायलट्स को ये ट्रेनिंग दी जाती है कि साहब जितना हो सके अगर ऐसी नौबत ही आ जाए तो आप रिहायशी इलाके को बचा ले जाएं। और यहाँ पर भी यकीनन वो क्योंकि वो एक इनग्रेन ट्रेनिंग होती है पायलट की, पर इस तस्वीर को देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद संभलने का मौका ही नहीं मिला और सीधे रिहायशी इलाके में जाकर ये विमान जो है वो क्रैश हो गया। कैप्टन सिंह, जो हमने सुना है कि पायलट ने मेडे एटीसी को ट्रांसमिट किया था जी, तो इतना उनको समझ आ गया था कि जहाज अब उड़ने लायक नहीं है और नीचे आने वाला है, और उन्होंने इतना पैनिक नहीं किया था कि नॉर्मल पैनिक में किसी को सूझबूझ नहीं रहता है। उनको इतनी सूझबूझ थी कि विमान के अंदर क्या हो रहा है, वो जैसे कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर निकालेंगे उसमें पता चल जाएगा क्या बातें हो रही थी, उन्होंने क्या एक दूसरे से बात की थी कि क्या खराबी है, वो उससे पता चलेगा। बाकी जो आप देखेंगे कि जहाज जैसे उड़ता है उसकी एक गति होती है, उसमें कितना जो रनवे है वो खाया जिससे पहले वो एयरबोर्न हुआ। सो उससे पता लगेगा कि जहाज का जो वेट है वो जो पायलट को पता था उसमें कोई अंतर है कि नहीं, पायलट ने गलत वेट पे निकाला कि उसको गलत वेट दिया गया। तो ऐसे पहले एक्सीडेंट्स हो चुके हैं इस कारणवश, बट एक किसी कारण से नहीं होता। जो पहले इंसिडेंट हुए हैं उसमें पायलट्स और विमान बच गया था, बालों बाल बचा था, बिल्कुल रनवे के एज पे जाके टेक ऑफ किया। बट अगर आप एयरबोर्न हो गए हो, त्रिची में एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ था एयर इंडिया एक्सप्रेस का, जिसमें जो इंजन की पावर है वो अचानक से कम हो गई किसी कारणवश, बिकॉज पायलट की सीट अचानक पीछे हो गई और पायलट को पता नहीं चला, वो कम हो गई। जहाज टेक ऑफ किया लेकिन उसका जो टेल साइड है वो दीवार से टकरा गया और उसके बाद उनको रियलाइज हुआ कि कुछ गलत है। टेक ऑफ थ्रस्ट उन्होंने करेक्ट किया, एयरक्राफ्ट नॉर्मल टेक ऑफ कर गया, ऐसा नहीं कि वो नीचे आके गिर गया। जब तक आपके दोनों इंजन चल रहे हैं तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनलेस कोई और ज़्यादा तकनीकी खराबी हो जो एयरक्राफ्ट को बाएं या दाएं मोड़े या नीचे की तरफ लाए। यहाँ पे एयरक्राफ्ट बिल्कुल लेवल चल रहा है, मैं जरा सा ना बाएं झुका है ना दाएं झुका है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कैप्टन सिंह। मैं लौट रही हूँ आपके पास। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए हैं गृह मंत्री अमित शाह। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। देखिए, अब से कुछ देर पहले जो नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री हैं मुरलीधर मोहोल, उनकी तरफ से जानकारी दी गई थी कि गृह मंत्री अमित शाह, नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू, इसके अलावा नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री खुद मुरलीधर मोहोल और जो मंत्रालय के अन्य अधिकारी हैं, ये सभी लोग अहमदाबाद के लिए रवाना होने वाले हैं। तो
अब ये खबर सामने आ गई है। अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए हैं गृह मंत्री अमित शाह, अन्य मंत्री भी और अधिकारी भी वो अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विमान हादसे के बाद गृह मंत्री से बात की थी, नागरिक उड्डयन मंत्री से बात की थी और उनको घटनास्थल पर जाने के निर्देश दिए थे। और इस वक्त ये बड़ा अपडेट मिल रहा है कि गृह मंत्री, नागरिक उड्डयन मंत्री, ये सभी लोग अब अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। लगातार नजर बनाए हुए हैं, वहां जो राहत और बचाव का कार्य चल रहा है उसको लेकर पल पल का फीडबैक लिया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से। खुद मुख्यमंत्री जो हैं गुजरात के भूपेंद्र भाई पटेल, वो इस वक्त सिविल अस्पताल में ही मौजूद थे अब से कुछ देर पहले तक। वहां पर वो घायलों से मुलाकात कर रहे थे और ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें आ रही हैं उन लोगों की जिन्हें डर सता रहा है अपनों का, जिनके अपने इस विमान में निकले थे सफर करने के लिए अहमदाबाद से लंदन जाने के लिए, और अब अपनों के बारे में उन्हें कोई जानकारी मिल नहीं पा रही है। और ऐसे में ये परेशान हाल, रोते बिलखते कुछ परिजन नजर आ रहे हैं। अहमदाबाद से लंदन जाने वाली एयर इंडिया फ्लाइट अहमदाबाद के मेघानी नगर इलाके में क्रैश होने की घटना के चलते इस वक्त हम मौजूद है जहां पर ये प्लेन का कुछ हिस्सा था वो टकराया। यहाँ पर सीधे जो माहौल है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कुछ जो डॉक्टर थे वो यहाँ पर अपना खाना खा रहे थे मेस में। उस वक्त ये दुर्घटना के चलते पूरा जो डॉक्टरों को भी यहाँ पर इंजरी हुई है, इसके साथ में यहाँ पर स्थानिक लोग हैं उन लोगों को भी काफ़ी इंजरी पहुँची है। दूर आप ये जो नज़ारा देख सकते हैं वो एयर इंडिया का मलबा जो है उसकी ये परिस्थिति हुई है। पूरा जो सामान है वो यहाँ पर तहस नहस हो चुका है और अब तक ये गवर्नमेंट की ओर से वो पुष्टि नहीं की गई है कि कितने लोगों की इसमें मृत्यु हो चुकी है, लेकिन सिविल हॉस्पिटल के सूत्रों की माने तो यहाँ पर बड़ा जो आंकड़ा है वो सामने आ सकता है जब यहाँ पर जो पूरी दुर्घटना हुई उसमें जो लोग हैं वो इंजर्ड हुए हैं। कैमरामैन कमलेश पटेल के साथ कुशांक सोनी, एबीपी न्यूज़, अहमदाबाद। तो ये डॉक्टर्स हॉस्टल और डॉक्टर्स हॉस्टल का भी वो डाइनिंग एरिया मेस जहां पर बैठकर डॉक्टर्स खाना खा रहे थे, जब विमान का एक हिस्सा जो है वो डॉक्टर के हॉस्टल की इस बिल्डिंग से आकर टकराया, जिसके बाद ये इमारत भी मलबे में तब्दील हो गई। वहीं से हमारे सहयोगी कुशांक की आप ये रिपोर्ट देख रहे थे। अच्छा, हमारे साथ लगातार खास मेहमानों का पैनल मौजूद है। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त एविएशन एक्सपर्ट कैप्टन गिरीश शर्मा भी मौजूद हैं। जरा कैप्टन गिरीश शर्मा से समझते हैं, सर आप भी ये तस्वीरें देख पा रहे होंगे, इतना अनुभव है आपका, आपको क्या लग रहा है क्या हुआ होगा? ये सीधे सीधे इंजन फेलियर का मामला नजर आ रहा है शुरुआती नजर में? इंजन फेलियर का मामला हो सकता है, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि क्या जहाज़ के टेक ऑफ करने से पहले रनवे का इंस्पेक्शन किया गया था या नहीं किया गया था, और उसके बाद रिपोर्ट मिली थी, क्या रिपोर्ट मिली थी, सारी चीज़ें जो है एटीसी के अंदर की अपनी रिकॉर्डिंग अलग मिलती हैं, वो उनकी रिकॉर्डिंग में क्या आया। जहाज़ टेक ऑफ हुआ है, 600 फीट तक चढ़ा है, 170 नॉट से ऊपर तक की स्पीड उसने ली है, और उसके बाद जो सडनली उसका इंजन बंद हुआ है। या साफ नजर आ रहा है कि इंजन बंद हुआ है, इसी वजह से वो विमान जो है वो कोई डोल वोल नहीं रहा है, बल्कि सीधे ऐसा लग रहा है जैसे ग्रेविटेशनल पुल हो रहा है और नीचे की तरफ आ रहा है। हाँ बिल्कुल जी। या फिर उसके अंदर बर्ड हिट हुआ है या कुछ हुआ है, जिसके कारण जो है, जिसको आप एक और टर्म एविएशन में हम लोग यूज करते हैं, फॉरेन ऑब्जेक्ट डैमेज। जैसे कोई बाहरी कोई चीज अंदर इंजन में सक कर ली गई हो, या हो सकता है पत्थर हो, कंकड़ हो, कुछ भी चीज आ सकती है। जो एविएशन एक्सपर्ट्स अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे पैनल में, उनकी तरफ से यही कहा जा रहा था कि शुरुआती नजर में ऐसा लग रहा है कि मामला जो है वो सीधे सीधे इंजन जो है उसमें खराबी का है, और वो इंजन में खराबी जो है वो अलग अलग वजहों से आ सकती है। फैजान मिर्जा साहब थे हमारे साथ जो बता रहे थे कि साहब इंजन में दिक्कत जो है वो बर्ड हिट की वजह से आ सकती है, इंजन में दिक्कत जो है वो रनवे पर किसी तरीके का फॉरेन ऑब्जेक्ट जिसको इंजन ने सक कर लिया इस वजह से आ सकती है, और साथ ही वो कह रहे थे या फिर ये हो सकता है कि जो फ्यूल सिस्टम है उसे जितना फ्यूल इंजन तक देना था उतना ईंधन वो इंजन को नहीं पहुंचा पाया, क्योंकि जिस वक्त विमान टेक ऑफ हो रहा होता है, मतलब जिस वक्त विमान को उड़ान भरनी होती है, उस वक्त विमान को सबसे ज्यादा ताकत चाहिए होती है, और वो ताकत देने का काम जो है वो इंजन को करना होता है। और ऐसे में अगर इंजन ही उस वक्त साथ छोड़ दे तो फिर हादसा इसी तरीके से होता है। कैप्टन गिरीश जी हाँ, चांस बिल्कुल इस तरह के चांसेस बनते हैं, और इंजन फ्यूल लाइंस आपकी जो है मेन है। अगर आपका जैसे इंजन आइडल पे चल रहा है तो उस वक्त मोस्टली जो आइडल के हिसाब से फ्यूल फ्लो चाहिए वो फ्यूल चल रहा होगा। जिस तरह आपको इंजन आपको टेक ऑफ पे चाहिए मैक्सिमम थ्रस्ट के साथ, आपका जो है वो उसी साइड चलेगा। थ्रस्ट आपके नोजल्स जो हैं उसके मैक्सिमम नोजल्स खोलेंगे और उसके हिसाब से फ्यूल देंगे।
या तो ये फ्यूल के अंदर भी एक प्रॉब्लम हो सकती है, क्या फ्यूल का सैंपल लिया गया था या नहीं लिया गया था, उस फ्यूल सैंपल का अगर कोई उनके पास रिकॉर्ड पड़ा होगा उसकी भी जांच होनी चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, और मैं अब अपने पैनल प्रोड्यूसर से कहूंगी कि हमारे साथ जो और मेहमान है जरा उनके बारे में भी मुझे जानकारी दीजिए, हम उनका भी रुख करेंगे। लेकिन इस बीच अपने आप में यह हादसा जिस तरीके से हुआ है इसने पूरे देश को दहला कर रख दिया है। देखिए किस तरीके से यह हादसा होता है, दोपहर का वक्त है और अहमदाबाद से ये विमान जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरता है। इंटरनेशनल ये फ्लाइट है, अहमदाबाद से लंदन गैटविक के लिए विमान उड़ान भरता है और ये विमान बोइंग ड्रीमलाइनर है 787, जो एक बड़ा विमान है जिसमें 300 यात्रियों को बिठाने की क्षमता होती है। और जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त इस विमान में कुल 242 लोग सवार थे, जिसमें 230 तो यात्री हैं और 12 जो हैं वो क्रू के सदस्य, जिनमें से 2 पायलट और को पायलट। पायलट इस विमान के सुमित सब्बरवाल थे, को पायलट उनके साथ क्लाइव थे और जो 230 यात्री शामिल थे उन 230 यात्रियों में से 169 हिंदुस्तानी नागरिक, 53 जो हैं वो ब्रिटिश नागरिक बताए जा रहे हैं, 7 जो हैं वो पुर्तगाली बताए जा रहे हैं और एक कैनेडियाई नागरिक भी इस विमान में सवार था। अच्छा, गौर करने वाली बात यह है कि यह विमान जो है वो न सिर्फ विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ बल्कि विमान रिहायशी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और क्योंकि विमान रिहायशी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हुआ, इसी वजह से जो घायल हैं, जो हताहत हैं, उनकी संख्या जो है वो बहुत ज्यादा हो सकती है और उनको लेकर जो आशंका है, इसीलिए बताया जा रहा है कि ये जो हादसा है वो इतना भीषण रहा होगा। इस बीच हमारे साथ एविएशन एक्सपर्ट मिर्जा फैजान साहब मौजूद हैं। जरा मिर्जा फैजान साहब का रुख करते हैं। मिर्जा फैजान साहब, यहाँ एक बात निकल कर आ रही थी कि साहब जिस वक्त ये आग लगी होगी इस विमान में, वो जो तापमान, वो टेम्परेचर जो पहुंचा होगा वो तो करीब 2000 से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया होगा और इसी वजह से जो विमान का मलबा नजर आ रहा है वो देखकर समझ पाना मुश्किल है कि ये विमान रहा होगा। मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, सब कुछ जलकर गल चुका है ऐसा लग रहा है। तो सर ऐसे में वो ब्लैक बॉक्स, वो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर जिसकी मदद से ये समझा जाएगा कि आखिरकार ये हादसा कैसे हुआ होगा, वो सब मिल पाएगा सर? जी रुमाना, ये बड़ा ऑब्वियस क्वेश्चन आपने किया है और अच्छा क्वेश्चन है। जो CVR और FDR, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जिसको हम ब्लैक बॉक्स बोलते हैं आम आदमी की भाषा में, ये डिज़ाइन किया जाता है कि इस तरह के इम्पैक्ट को झेल सके, हाई टेम्परेचर, ऊंचे तापमान को झेल सके, हाई इम्पैक्ट, अगर बहुत तेज़ इम्पैक्ट भी होता है, किसी चीज़ से प्लेन टकरा जाती है उसको झेल सके, पानी के अंदर हजारों मीटर नीचे पानी के अंदर की प्रेशर को झेल सके। तो ये इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है। तो उसमें मुझे कोई शक नहीं है कि ये ब्लैक बॉक्स बिल्कुल सेफ होगा, उसका डेटा बिल्कुल सेफ होगा। ठीक है फैजान भाई, कितनी चुनौती होगी मतलब ये हासिल किया जाए और कितना वक्त लगेगा इस तक पहुंचने में, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ मलबा नजर आ रहा है, मतलब इसमें अभी वक्त लगेगा। और ये DGCA की जो टीम आएगी जो जांच करेगी उसी का ये काम होता है कि वही आकर ये CVR और ब्लैक बॉक्स जो है वो बरामद करता है। देखिए इस केस में ब्लैक बॉक्स को बरामद करना तो आसान होगा जी, ये बिल्कुल क्लियर है, तो कोई सामने रखा हुआ है तो मलबा क्लियर करेंगे वो निकल जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन आपने किया कि कितना वक्त लगेगा, और तीसरा क्वेश्चन आपने किया DGCA टीम का। मैं तीन क्वेश्चन पे आता हूँ। तो दूसरा क्वेश्चन कितना वक्त लगेगा, ब्लैक बॉक्स निकालने में तो 1-2 दिन लगेगा, लेकिन उसके डेटा की एनालिसिस जो है उसको करने में ज़्यादा वक्त लगेगा, कम से कम 3 से 6 महीने लगेंगे, क्योंकि डिफरेंट पैरामीटर्स, हज़ारों सेंसर्स के डेटा उसमें रिकॉर्ड हो रहे होते हैं और उसके बाद कॉकपिट का वॉइस रिकॉर्ड हो रहा होता है। डिफरेंट एनवायरनमेंट को लेके एक स्टोरी बिल्ड करते हैं जो इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं कि इस समय ये हुआ, इस समय ये हुआ, इस समय ये सेंसर काम कर रहा था, इस समय ये सेंसर काम नहीं कर रहा था। तो वैसे देख करके एक स्टोरी बिल्ड करते हैं, उसमें कम से कम 3 से 6 महीना लग सकता है, ज़्यादा भी लग सकते हैं। रही DGCA की टीम, एज पर मेरी आखिरी जानकारी में कि DGCA के पास शायद ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो ब्लैक बॉक्स को, एंड आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन जो मेरी लास्ट जानकारी थी कि DGCA के पास ये टेक्निकल कैपेबिलिटी नहीं है कि वो ब्लैक बॉक्स को ओपन करके और उसके डेटा को एनालाइज करें। तो वो शायद किसी एवियोनिक्स एरोस्पेस फॉरेंसिक लैब में भेजेंगे, शायद US आ जाए, क्योंकि US की प्लेन है, बोइंग इम्पोर्ट है, तो शायद वो US भेज दें या कहीं ऐसी जगह। ठीक है, इस पर मुझे लगता है कैप्टन गिरीश भी कुछ जानकारी देना चाह रहे हैं। जी, ये बोइंग ड्रीमलाइनर है। जी हाँ, बिल्कुल, ये बोइंग ड्रीमलाइनर है और इसमें मैं सफ़र कर चुका हूँ। पहले मैं एयर इंडिया में ही काम कर रहा था
और बहुत अच्छा जहाज़ है। मैं अपनी फैमिली के साथ इसमें ट्रैवल किया हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि सेफेस्ट जहाज़ों में इसकी तो गिनती होती है, बिल्कुल सही बात है। और दूसरी चीज़ ये है, नहीं तो ब्लैक बॉक्स जो है उसकी जांच कौन करेगा, ये बताइए ना। देखिए हमारे यहाँ जो है DGCA में 3 विंग हैं, जिसमें एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो एक अलग विंग है, और उसके पास अपने एक्सपर्ट्स हैं, वो सक्षम है, वो सक्षम है। और इसमें जैसे कि आपने अभी बताया कि 52 नेशनल्स थे जो बाहर के थे, तो उनकी कंट्री के 53 तो ब्रिटिश नागरिक ही थे इसमें। हाँ जी, 7 पुर्तगाली थे, एक कैनेडियाई थे जी, तो ये 3 अलग अलग देश इन्वॉल्व हो गए। एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन, जो अगर मोर देन 20 किसी भी कंट्री के लोग होंगे तो उस कंट्री का इन्वेस्टिगेशन बोर्ड का मेंबर भी यहाँ पे आकर के साथ में बैठेगा इसमें, तो वो 20 से ज्यादा तो मतलब ब्रिटिश नागरिक हुए। अच्छा, क्योंकि ये विमान जो है वो बोइंग ड्रीम लाइनर है, तो ऐसे में जो कंपनी होगी उसकी तरफ से भी कोशिश की जाएगी कि वो भी इस जांच का हिस्सा बने। वो तो रहेंगे इस जांच का हिस्से में रहेंगे, और वो सारी चीज़ें उनके हिसाब से पहले निकाली जाएंगी कि क्या क्या पैरामीटर्स है, जो पैरामीटर्स के अंदर से देखने वाली चीज़ें होंगी। जैसे कि खजान साहब ने आपको बताया कि कौन से सेंसर काम कर रहे थे, कौन से सेंसर काम नहीं कर रहे थे, क्या हुआ है। और इसके अलावा 2 चीज़ें और हैं कि क्या एयरक्राफ्ट ठीक से लोड किया गया था, क्या लोड एंड ट्रिम उसकी ठीक से बनाई गई थी। लोड किया गया था मतलब आसान भाषा में बताइए। देखिए, लोडिंग का मतलब ये है कि आप जब भी आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, आप अपना चेक इन का बैगेज दे देते हैं। चेक इन का बैगेज देने के बाद आप लोग चले जाते हैं दूसरी जगह जहाँ यात्री लाउंज होता है, और वो लाउंज से आप एयरक्राफ्ट में जाते हैं। बट उसके अलावा जो है वो क्या बैगेज वगैरह और वो उसके साथ जो कार्गो जो जा रहा था, वो कार्गो क्या उस ट्रिम के हिसाब से बनाया गया था, और क्या वो ट्रिम ठीक बनाई गई थी। क्वेश्चन तो यहाँ पे आता है, और वो किसने बनाई थी। वो कई सारी चीज़ें, अगर ट्रिम नहीं ठीक होगी तो जहाज का बैलेंस बिगड़ेगा और वो नीचे गिरेगा। ट्रिम किसको कहते हैं सर, इसको भी देसी भाषा में बता दीजिए। देखिए, लोड एंड ट्रिम जो है आपकी जो है एक उसके लिए एक्सपर्ट होता है, जो कि जहाज के अंदर ये बताता है कि आपकी CG कितनी होनी चाहिए और कहाँ पे होनी चाहिए, और जहाज बैलेंस कैसे रहेगा हवा में। और बैलेंस बनाए रखने के लिए जो आपको लोडिंग जो है तरीके से करनी होती है, और उसी लोडिंग को करने के लिए जो है ये कई सारे लोगों को कोर्स करके उसमें जो है एक्सपर्ट बनाया जाता है, और फिर वो जो है वो लोडिंग करने के लिए उसका लाइसेंस DGCA से लेते हैं। उसके बाद ये सारी चीज़ें जो है उनमें आती हैं कि आपने ये लोड जो बनाई है उसके हिसाब से आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे पड़ा, और उस हिसाब से आप जहाज़ की सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेट करते हैं, और वो आपकी जो टेल का जो है फिन है वो उस हिसाब से और बाकी सारी चीज़ें सेट होती हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन क्योंकि अमूमन मतलब इस तरीके का काम जो कर रहे होते हैं वो अपने काम को जानने वाले लोग होते हैं, एक्सपर्ट्स लोग होते हैं, और वो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, वहां पर जो ये काम कर रहे होंगे वो उनका बिल्कुल वो एक सेट पैटर्न होगा। तो इसी वजह से अब दिक्कत किस तरीके की आई होगी, और शायद विमान जब उड़ाते हैं तो उससे पहले भी इस तरीके की तमाम जो चीजें हैं वो लोड एंड ट्रिम, उसको शायद जांच करने का एक मौका रहता होगा। मैं सही कह रही हूँ मिर्जा फैजान साहब कि ये तमाम जो पैरामीटर्स हैं जो यहाँ पर कैप्टन गिरीश शर्मा की तरफ से बताए जा रहे हैं, इनको चेक करने का तो आप जब टेक ऑफ कर रहे हैं उससे पहले आप कहीं ना कहीं जांच सकते हैं इन सब चीजों को। बिल्कुल वो जांच सकते हैं, और बहुत अच्छे पॉइंट्स डॉक्टर कैप्टन शर्मा यहाँ बता रहे हैं। लेकिन ये जो लोड और ट्रिम के डिसबैलेंस होने की बात है, मैं शायद उससे इत्तेफाक नहीं रखूंगा, थोड़ा सा डिविएट करूंगा, क्योंकि जब आप प्लेन के आखिरी मोमेंट को देखेंगे तो प्लेन डिसबैलेंस नहीं दिख रहा है, प्लेन बैलेंस्ड है। होता क्या है, अगर लोड प्रॉपर्ली नहीं है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अराउंड तो प्लेन डिसबैलेंस हो जाता है। इनफैक्ट यूएस एयरफोर्स की हमारे यहाँ पर एक प्लेन, मैं जरा सा आपको रोक रही हूँ सर, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है एसोसिएटेड प्रेस, ये विदेशी न्यूज एजेंसी, और इसके हवाले से बड़ी खबर ये कि इस विमान में सवार सभी 242 के 242 लोगों की मौत हो गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। विमान हादसे में सभी 242 लोग जो विमान में सवार थे सभी की मौत। न्यूज एजेंसी एपी के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। 242 लोग जिनकी मौत हुई है जो इस विमान में सवार थे, उनमें से 230 यात्री और 12 जो हैं वो क्रू सदस्य, जिनमें 2 पायलट। और ये इस वक्त की बड़ी खबर है, विमान हादसे में सभी 242 यात्रियों की मौत। अच्छा माफ कीजिएगा मुझे, ये एपी ये अहमदाबाद जो जानकारी मिल रही है उसका मतलब ये जो जानकारी न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के साथ साझा की गई है, उनको ये जानकारी अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर की तरफ से दी गई है। ये न्यूज एजेंसी
एसोसिएटेड प्रेस की तरफ से ही जानकारी साझा की गई है, लेकिन जो न्यूज एजेंसी एपी है उसे ये जानकारी जो है वो अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर की तरफ से दी गई है और उन्हीं के हवाले से ये जानकारी सामने आई है कि विमान हादसे में सभी 242 के 242 लोगों की मौत। एक बार फिर से हम रुक करेंगे, खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मिर्जा फैजान, वो जिस तरीके से ये हादसा हुआ और पूरा का पूरा विमान वो जो आग के गोले में तब्दील हो गया, जो अभी कुछ देर पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे कि साहब तापमान इस विमान का जब ये आग लगी होगी 2000 से 2500 डिग्री सेल्सियस, जिसमें विमान का भी पता नहीं चल पा रहा, उसमें इंसान के बचने की तो शायद ही कोई गुंजाइश बची हो, और वही बुरी खबर जिसकी आशंका थी अब उसी पर मोहर लग रही है। जी, ये बड़ी दुखद बात है। और इस तरह के प्लेन क्रैश में जिस तरह से ये फुली लोडेड फ्यूल एयरक्राफ्ट था, तो इसमें किसी के सरवाइव करने का कि बड़े कम चांसेस होते हैं, क्योंकि इवैक्यूएशन के लिए भी टाइम ज़्यादा नहीं मिलता। आग प्लेन जो है ज़मीन पर आते ही आग का गोला बन गया और अंदर में गर्मी और धुएं से लोगों की मौत हो जाती है ज़्यादातर, और वैसा ही हुआ। बड़े दुख की बात है, और हमारी सहानुभूति और कंडोलेंसेस to everyone involved directly or indirectly in this aircraft and their family members. It's a sad news. It's a tough time for us. बिल्कुल बेहद दुखद ये खबर है। एक ऐसा विमान हादसा जिसमें सफर कर रहे सभी लोगों की अब मौत की पुष्टि हो रही है। 242 कुल यात्री जो इस विमान में सवार थे, जिसमें 230 तो सिर्फ पैसेंजर्स थे और बाकी 12 जो हैं वो क्रू मेंबर्स, 2 पायलट, 10 क्रू मेंबर्स, और सभी की मौत की खबर सामने आ रही है। 242 लोगों की मौत अपने आप में आंकड़ा बड़ा हो जाता है, और कहीं ना कहीं ये हादसा कितना भीषण था वो भी अब इस आंकड़े के जरिए समझ में आ रहा है। और बड़ी बात यह कि आंकड़ा और ज्यादा भीषण इसलिए हुआ क्योंकि विमान जो है वो रिहायशी इलाके में आकर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। एक तो ये विमान देखिए किस तरीके से विमान जो है ठीक ठाक उड़ रहा है, कहीं कोई डिसबैलेंस नहीं है, और देखते ही देखते विमान जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है, और फिर विमान जो है आंख से ओझल होता है, और वो शख्स जो वीडियो बना रहा था उसके कैमरे में वो आग का गोला उठता हुआ नजर आता है, और ये विमान यहां रिहायशी इलाके में आकर गिरता है। एयरपोर्ट के बिल्कुल नजदीकी सिविल अस्पताल का परिसर है, उस सिविल अस्पताल के परिसर में ये डॉक्टर्स का हॉस्टल, इस डॉक्टर्स के हॉस्टल की बिल्डिंग के हिस्से में आकर विमान का एक हिस्सा टकराता है, वो वहीं अटक जाता है। देखिए विमान की ये नोज है जो यहाँ पर अटकी हुई नजर आ रही है, विमान के व्हील्स जो हैं वो भी, ये देखिए आप, ये वो व्हील्स हैं विमान के जो यहाँ इस हॉस्टल बिल्डिंग में अटके हुए नजर आ रहे हैं, और इसका इंपैक्ट इतना ज्यादा होता है इस हॉस्टल बिल्डिंग पर जहां पर डॉक्टर्स रहते हैं, और दोपहर का वक्त था, डॉक्टर्स यहां इस डाइनिंग हॉल में बैठकर खाना खा रहे थे, और वहीं पर ये मलबा आकर गिरा इस इमारत का, तो इंपैक्ट बिल्कुल ऐसा जैसे कोई बड़ा धमाका हो गया हो, किसी ने कोई रॉकेट यहां पर छोड़ दिया हो, उस तरीके का धमाका यहां पर होता है। और दूसरी ये इमारत आप देख रहे हैं कि पूरी तरीके से वो आग की चपेट में आ जाती है। मतलब वो विमान जिसमें आग लगी होगी और जिसका जिक्र यहां किया जा रहा है कि साहब 2000 से लेकर 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक जिसका तापमान पहुंचा होगा, तो वो तो एक बड़ा दायरा आसपास का ना, जो भी कुछ आसपास रहा होगा सब कुछ जलाकर खाक करने को वो विमान की आग तैयार होगी, और इसी वजह से ये बिल्डिंग्स भी झुलसी हुई नजर आ रही हैं। कैप्टन गिरीश, ये तापमान जितना बड़ा है उस हिसाब से जो है कोई बचने के चांस नहीं थे किसी के भी। वो तो मलबा भी नहीं दिख रहा था। मतलब जैसे ही आज ये तस्वीरें आनी शुरू हुई हैं तभी से हम लोग इस बात को लेकर चर्चा कर रहे थे, दर्शकों को मैं जानकारी दे रही थी कि साहब मतलब वो एक विमान का ढांचा होता है ना, कहीं से कुछ ढांचा ही दिख जाए, पता ही चल जाए कि यहाँ सीट रही होगी, कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब सब कुछ गल गया है, आग ने सब कुछ गला दिया। वो जैसे भट्टी के अंदर आप डाल देते हैं ना और भट्टी में सब कुछ पिघल जाता है। मतलब ये जो विमान है एक तरीके से आप समझिए ये विमान नहीं रहा, ये विमान जो है वो आग की भट्टी बन गई, और जिस तरीके से आग की भट्टी के अंदर लोहा पिघल जाता है ना, उसी तरीके से ये विमान आग की भट्टी बना और इसमें सब कुछ आग में सब कुछ पिघल गया। कैप्टन गिरीश, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये उसी हिसाब से एक तरीके से हुआ है जो भी हादसा हुआ है। और सर मुझे ये बताइए कि ये जिस तरीके से ये हादसा हुआ, मतलब ये विमान के परखच्चे से उड़े हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, इसकी जो नोज है वो यहाँ अटकी हुई नजर आ रही है इस हॉस्टल बिल्डिंग के अंदर, वो व्हील्स नजर आ रहे हैं, तो मतलब ये हिस्से जो हैं वो जैसे जैसे टकराते गए होंगे यहाँ आसपास की चीजों से, वो अटकते गए होंगे, यहाँ पर वो तहस नहस करते गए होंगे, और बाकी जो हिस्सा था उसमें आग लगी और वो जलकर खाक। जी, हमारे पास जिस तरह से आपने अभी फुटेज दिखाई है, वीडियो फुटेज दिखा रहे हैं,
पहली चीज़ तो यह है कि ये फुटेज जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के वो पास, जो टावर के पास जितने भी कैमरे लगे होते हैं वो ऑलमोस्ट हर रिकॉर्डिंग में लगे रहते हैं। जो भी टेक ऑफ हो रहा हो, लैंडिंग हो रहा हो, सारी रिकॉर्डिंग हो रही होती है उनकी। तो ये उसी रिकॉर्डिंग के हिसाब से जो हमारे को जो दिखने में मिल रहा है उससे ये पता चलता है कि पायलट ने पूरी कोशिश करी है अपनी तरफ से जहाज़ को बचाने की, लेकिन फिर भी वो रिहायशी इलाकों से बचा करके जहाँ भी उसको कोशिश हो सकी मिनिमम डैमेज हो सके कोशिश कर रहा था, लेकिन वो मिनिमम डैमेज नहीं हो पाया उसका और वो गया। नहीं, वहां तो इतनी ज्यादा घनी आबादी वाला वो इलाका है ना, वहां तो उसको कोई ओपन स्पेस मिली नहीं होगी पायलट को, और सब कुछ इतनी जल्दी हुआ। मतलब जो जानकारी मिल रही है 1:38 पर तो इस विमान ने उड़ान भरी थी और 1:42, मतलब मुश्किल से 4-5 मिनट के अंदर ये पूरा नहीं 4 मिनट भी ज्यादा बता रहे हैं। 1:39 पे की कुछ ऐसे टाइम आया, 1 मिनट के अंदर ही ये जो है 600 फीट 700 फीट चढ़ा। अच्छा। और उसके बाद जो है ये उसने पायलट ने मेडे कॉल दी है। मेडे कॉल देने के बाद जो है ये हमारे को जो सुनने में मिला है कि पायलट ने मेडे कॉल दी है टावर को। मेडे कॉल देने के बाद टावर ने उसको वापस पूछना चाहा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, और तब तक खत्म हो चुका था। और जी कुछ नहीं बोला जा सकता इस बारे में इस वक्त। मैं समझ रही हूँ आप बहुत ज़्यादा इस वक्त भावुक हो रहे हैं। ये जिस तरीके से हादसा हुआ है वाकई में बेहद दुखद हादसा, और देखिए किस तरीके से 242 जिंदगियाँ और सब की सब खत्म। मतलब एक तरीके से वो कहते हैं ना कि जो परिवार वाले हैं उन लोगों के जो इस विमान में सफ़र कर रहे थे, शायद अब ज़िंदगी भर उनको इस बात का मलाल रह जाएगा कि वो आखिरी बार अपनों को देख भी नहीं पाएंगे। मतलब बहुत मुश्किल होगा कुछ भी मिल पाना इस विमान में जो यात्री सफर कर रहे थे। कैप्टन गिरीश, जिस तरह से वो आग लगी है और जो फैली है उसमें तो किसी की आइडेंटिटी भी पहचान पाना मुश्किल हो सकता है। जिस तरह से हम लोगों ने तस्वीरें देखी हैं उस वहाँ से जो आई हैं वो बता रही हैं कि मतलब किसी का कोई भी आइडेंटिटी आप नहीं पहचान सकते कि कौन कौन है और कौन नहीं है। उन 230 में से किसी को भी आप पहचान नहीं सकेंगे, 242 में से भी। बिल्कुल। और ये जब ये हादसा हुआ था उसके कुछ देर बाद की ये तस्वीरें थी। हालांकि वहां पर राहत और बचाव कर्मी पहुंचे हुए थे और वो विमान जो एक आग की भट्टी बन गया था और उसकी चपेट में आकर देखिए ना आसपास कितना सब कुछ जलाकर खाक कर दिया इस विमान ने। खुद ये विमान आग का गोला बना हुआ था और रिहायशी इलाके में गिरा। यहाँ पर ये बिल्डिंग थी, ये भी यकीनन ये जो जली हुई हालत में नजर आ रही है वही विमान की जो आग की लपटें हैं उसी में ये बिल्डिंग भी झुलसी होगी। कैप्टन गिरीश, ये समझना मुश्किल नहीं है इन तस्वीरों को देखकर। बिल्कुल, ये उसी का परिणाम है और जिससे हम नजरअंदाज और मना नहीं कर सकते किसी भी तरह से। बिल्कुल। हमारे साथ मिर्जा फैजान साहब भी लगातार बने हुए हैं। मिर्जा फैजान साहब का रुख करेंगे। फैजान साहब, ये जो कहा जा रहा है ना कि साहब ये जो बोइंग ड्रीमलाइनर 787 है करीब 2014 मतलब 11-12 साल पहले बताया जा रहा है कि ये एयर इंडिया की फ्लीट में इसको शामिल किया गया था विमान को। तो एक विमान के हिसाब से क्या इसकी उम्र जो है वो ज्यादा थी? क्या बहुत पुराना हो गया था ये जहाज? ये भी एक वजह हो सकती है क्या तकनीकी खराबी की, या नहीं? मतलब ये कोई बहुत ज्यादा पुराना जहाज में इसकी गिनती नहीं की जाएगी। मिर्जा फैजान? नहीं, ये पुराने जहाज में इसकी गिनती नहीं की जाती। नॉर्मली एयरक्राफ्ट की लाइफ 25 साल 30 साल डिपेंडिंग ऑन मेंटेनेंस और कहाँ फ्लाई किया गया है, कैसे फ्लाई किया गया, कैसे मेंटेन किया गया है, तो 25-30 साल तो डेफिनेटली होती है। बोइंग 787 अपने आप में एक खास विमान इसलिए है क्योंकि इसकी जो बॉडी है फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार 80% से ज़्यादा कंपोजिट से बनी हुई है, एल्युमिनियम से नहीं बनी हुई है, कंपोजिट से बनी हुई है, विच इज़ ज़्यादा लाइट होता है, ज़्यादा स्ट्रांग होता है, तो इसकी तो लाइफ और भी ज़्यादा है। तो इसलिए 11-12 साल पुराना प्लेन इज नॉट कंसिडर्ड एज एन ओल्ड प्लेन। ये पुरानी जहाज में इसकी गिनती आप नहीं कर सकते। हाँ, मेंटेनेंस पर भी एक नज़र हमें ज़रूर डालनी पड़ेगी कि किस तरह से इस एयरक्राफ्ट का मेंटेनेंस किया गया इसकी थ्रू आउट इट्स लाइफ। जी, जैसे कि अगर हम इसका एक्टिव डाटा देखें, जहाज कब आया, कहाँ से आया, क्या है उसका प्रीवियस रिकॉर्ड, तो जैसे कि हम लोगों ने अभी अपने ऑफिस में बैठे देख रहे थे तो हमें पता चला था कि ये जहाज कल रात को पेरिस से वापस इंडिया आया है और आज सुबह पेरिस से कल रात ये पेरिस से दिल्ली आया। हाँ। और दिल्ली से आने के बाद आज सुबह ये दिल्ली से अहमदाबाद गया और आज अहमदाबाद से इसने लंदन जाना था वापस। हाँ। तो ये उसका जो है मतलब रिकॉर्ड है। और ये उससे भी पहले का जो रिकॉर्ड हम देख रहे थे तो उसमें ये लग रहा था कंटिन्यूस सीरीज ऑफ फ्लाइट्स ये करता हुआ आ रहा है और कंटिन्यूस मेंटेनेंस अच्छी चल रही है। और अब इसके ऊपर ये है सवाल उठता है कि क्या मेंटेनेंस डिफेक्ट लॉगबुक के अंदर कोई ऐसा डिफेक्ट पायलट्स ने लिखा था या नहीं लिखा था कि जिसके कारण कोई और हादसे की संभावना बढ़ सकती हो।
बिल्कुल, देखिए जांच का विषय है और वो धीरे धीरे कर जांच में ही साफ होगा। और जिस तरीके से एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि अभी वो जो ब्लैक बॉक्स जिससे अब तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिरकार क्या हुआ होगा, वो ब्लैक बॉक्स को भी डीकोड करने में समय लगता है, उसमें भी 3 से 6 महीने का समय लगेगा और तभी पता चल पाएगा कि आखिरकार ये विमान दुर्घटनाग्रस्त क्यों हुआ। फिलहाल तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं, दिल दहलाने वाला ये विमान हादसा अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से आज ये एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 ने उड़ान भरी। अहमदाबाद से लंदन गैटविक के लिए इस विमान ने उड़ान भरी, लेकिन उड़ान भरने के चंद मिनटों के भीतर ही आप यूं कहिए कि एयरपोर्ट को पूरी तरीके से पार भी नहीं कर पाया था ये विमान कि पायलट की तरफ से तभी मेडे का कॉल दे दिया गया। मतलब पायलट की तरफ से तभी अलर्ट कर दिया गया ATC को कि दिक्कत में है हम, संकट है, मुश्किल में हम फंस गए। और इससे पहले कि ATC की तरफ से संपर्क साधा जाता, ये समझा जाता कि आखिरकार दिक्कत क्या हुई है, परेशानी क्या हुई है, तब तक ये विमान दुर्घटनाग्रस्त। और अब ये खबर सामने आ रही है कि विमान में सवार सभी लोगों की मौत हो गई है। कुल 242 लोग जो इस विमान में सवार थे, 230 यात्री थे, 12 क्रू के सदस्य थे। और इस बीच विमान जो है वो रिहायशी इलाके में आकर गिरा और रिहायशी इलाका भी सिविल अस्पताल परिसर का इलाका, जहां डॉक्टर्स का हॉस्टल था, वो डॉक्टर्स का हॉस्टल जो है वो इस विमान हादसे की चपेट में आया, जिसकी जद में आकर 25 डॉक्टर जो हैं वो घायल हो गए। और इसके बाद जो अहमदाबाद का सिविल अस्पताल है उसको प्राइवेट डॉक्टर्स से अपील करनी पड़ी अहमदाबाद के कि वो फौरन सिविल अस्पताल पहुंचे और अपनी सेवाएं दें। तो ये बड़ा हादसा हुआ है अहमदाबाद में, जिसने अहमदाबाद को दहलाकर रख दिया है। और देखिए अब ये तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं किस तरीके से, ये तो कई इमारतें यहाँ पर कैप्टन गिरीश इसमें नजर आ रही हैं जो इस विमान हादसे की चपेट में आई हैं और सब एक साथ लाइन में नजर आ रही हैं झुलसी हुई। जी हाँ, बिल्कुल। और सर बोइंग कंपनी का बयान आ गया है, हम एयर इंडिया के संपर्क में हैं। ये बोइंग ड्रीमलाइनर 787 की तरफ से बयान दिया गया है। ये देखिए ये बयान आ गया है बोइंग कंपनी की तरफ से, वी आर इन कॉन्टैक्ट विद एयर इंडिया रिगार्डिंग फ्लाइट 171 and stand ready to support them. Our thoughts are with the passengers, crew, first responders and all affected. तो ये बोइंग की तरफ से एक संदेश जो है वो जारी किया गया है। जाहिर सी बात है जो एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी होती है, ये एक तरीके से उसके SOP में भी होता है कि अगर उसका विमान जो है वो इस तरीके से दुर्घटनाग्रस्त होता है तो कंपनीज जो है वो खुद आगे आती हैं और कहीं ना कहीं उनकी भी ये मंशा रहती है कि पता चल पाए कि आखिरकार हादसा क्यों हुआ, क्योंकि मामला सीधे उनकी साख से भी जुड़ा है। और बोइंग तो हम जानते हैं कि कितनी एक तरीके से रिप्यूटेड और एक मशहूर एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ये उनका अपना भी इंटरेस्ट रहता है हमेशा कि अगर ये कोई जहाज़ क्रैश हुआ है तो क्यों हुआ है, और उसकी वो पूरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसकी अपनी रिपोर्ट्स बनाते हैं। और हालांकि वो रिपोर्ट पब्लिक को कई बार नहीं मिलती हैं और वो अपने बोर्ड में अपने साथ वो बाकी इंजीनियर्स के साथ वो डिस्कस करते रहते हैं कि ये क्यों हुआ और कैसे हुआ, क्या कारण रहे हैं, और उनको वो हाईलाइट करते हैं ताकि ये आगे आने वाली जनरेशन वाले एयरक्राफ्ट्स के अंदर ऐसी चीज़ ना हो सके। बिल्कुल। और इस बीच ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, जिस जगह पर ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है उस जगह की तस्वीरें अब और साफ तौर पर सामने आ रही हैं, क्योंकि पहले तो यहाँ पर जो है वो दमकल कर्मी मौजूद थे, राहत और बचाव दल कर्मी मौजूद थे, लेकिन अब वो दमकल कर्मी, राहत दल, बचाव कर्मी जो हैं वो यहाँ से लौट चुके हैं, क्योंकि अब इस पूरे हिस्से को क्लियर कर दिया गया है। काफ़ी देर पहले ही ये जानकारी दी गई थी कि साहब 80% के आसपास जो इलाका है, जो मलबा है, उसको क्लियर कर दिया गया है और अब सिर्फ और सिर्फ उसको हटाने का यहाँ से काम बाकी रह गया है। लेकिन इस विमान में सवार जितने यात्री और उन सब की मौत की पुष्टि जो है वो न्यूज़ एजेंसी AP के हवाले से हो रही है। तो जाहिर सी बात है वो जो शव हैं उनको निकालने का काम भी यहाँ पर काफ़ी हद तक मुकम्मल हो गया होगा, क्योंकि कुछ देर पहले हमारे सहयोगी जो सिविल अस्पताल की पोस्टमार्टम ब्लॉक के सामने खड़े हुए थे, उनकी तरफ से जानकारी दी जा रही थी कि एक के बाद एक एम्बुलेंसेज आ रही हैं और वो सिविल अस्पताल में सीधे जो पोस्टमार्टम वाला ब्लॉक है सिविल अस्पताल का, वहाँ पर आकर रुक रही हैं और कतार से वहाँ पर शव लाने का सिलसिला जारी है। और जिस बात की आशंका यहाँ हमारे साथ जो एक्सपर्ट मौजूद हैं स्टूडियो में भी, और साथ ही हमारे साथ जो दूसरे एक्सपर्ट मिर्जा फैजान लगातार बने हुए हैं, उनकी तरफ से भी जताया जा रहा है कि बहुत से तो ऐसे यात्री रहे होंगे जिनकी शिनाख्त करना भी मुश्किल होगा, बहुत से तो शायद ऐसे रहे होंगे जिनका नामो निशान तलाशना भी मुश्किल होगा इस मलबे में, क्योंकि तापमान जिस वक्त इस विमान में आग लगी, जरा आप सोच कर देखिए, वो तापमान रहा होगा 2000 से 2500 डिग्री सेल्सियस का तापमान।
मतलब बिल्कुल जिस तरीके से भट्टी जल रही होती है और भट्टी में जो आग होती है जिसमें लोहा पिघल जाता है, उस तरीके से ये एक जलती हुई भट्टी विमान बन गया, जिसमें आग की लपटें ऐसी थी, आग की गर्मी ऐसी थी जिसने सब कुछ पिघलाकर खत्म कर दिया। और उसी की चपेट में आकर 242 लोग जो इस विमान में सवार थे, सबके सबकी मौत की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि अभी आधिकारिक पुष्टि का हम इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल ये जानकारी जरूर मिली है कि जो न्यूज एजेंसी एपी है उसको अहमदाबाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी की तरफ से ये सूचना दी गई है। और आपको बता दें कि गृहमंत्री अमित शाह जो हैं वो दिल्ली से रवाना हो गए हैं अहमदाबाद के लिए, और गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, वो खुद अब से कुछ देर पहले वहां सिविल अस्पताल पहुंचे हुए हैं। सिविल अस्पताल में अभी भी बहुत से घायल हैं और ये वो घायल हैं जो उस रिहायशी इलाके में मौजूद थे जहां पर यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। हमारे साथ मिर्जा फैजान भी लगातार बने हुए हैं। फैजान साहब, यहां पर अमूमन जो जानकारी हम सबको है वो ये कि साहब एयरपोर्ट ऐसी जगह होना चाहिए, उसके आसपास बहुत ज़्यादा रिहायशी इलाका नहीं होना चाहिए, एक स्पेस रखकर वहां पर आबादी जो है उसको बसाना चाहिए। लेकिन यहाँ तो हम ये देख रहे हैं कि एयरपोर्ट बस ख़त्म हुआ भी नहीं कि रिहायशी इलाका शुरू हो गया, और वो भी सिविल अस्पताल वाला इलाका वहां पर शुरू हो जाता है। मतलब इमरजेंसी सर्विसेज जो हैं वो भी एयरपोर्ट वाले इलाके से ज़्यादा फासले पर नहीं है। तो अपने आप में यहाँ पर कई कमियां, आप कह लीजिए, बहुत से लूप होल्स हैं जो नजर आ रहे हैं। नॉर्मली रनवे के एंड में एक 100 फीट का ईमैस सिस्टम लगता है, इंजीनियर्ड मैस अरेस्टर सिस्टम। वो मुझे पता नहीं अहमदाबाद में लगा हुआ है कि नहीं। वो ऐसा होता है कि जब प्लेन किसी वजह से रुक नहीं पा रहा है, इंजन फेल है या ब्रेक फेल है या किसी वजह से, तो ईमैस सिस्टम वो एक कंक्रीट की तरह होता है जो बिल्कुल कमज़ोर कंक्रीट होता है, वो प्लेन को धंसा लेता है अपने अंदर और प्लेन की वेट की स्पीड रुक जाती है। तो वो होना चाहिए, 100 फीट होना चाहिए। और उसके बाद जो अप्रोच एंड डिपार्चर पैथ है एयरक्राफ्ट का रनवे के दोनों तरफ, तो उसके बिल्डिंग्स के भी नॉर्म होते हैं कि कितने हाइट पे कितनी ऊंची बिल्डिंग्स होनी चाहिए। आई एम श्योर वो नॉर्म्स डेफिनेटली फॉलो किया गया होगा, अदरवाइज प्लेन की लैंडिंग और टेक ऑफ पॉसिबल नहीं है। लेकिन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि आप देखिए ये काफ़ी स्पीड से था, 200-250 किलोमीटर की स्पीड पे बोइंग 787 टेक ऑफ करता है डिपेंडिंग ऑन वेट, तो कपल ऑफ सेकंड्स में ये निकल जाता है आगे। तो फिर मैं आपको इंग्लिश में मैं आपको इंग्लिश में, अगर आप में से चाहते हैं। देखिए, कुछ अब जो औपचारिक जानकारियां हैं, आधिकारिक बयान जो हैं वो आने का सिलसिला अब शुरू हो रहा है और उस पर भी हमारी नज़र लगातार बनी हुई है। अब से कुछ देर पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि खुद गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, वो सिविल अस्पताल पहुंचे थे, वहां पर वो घायलों से मुलाकात कर रहे थे, और अब जो अन्य अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं और उनकी तरफ से कुछ जानकारियां साझा की जाएंगी। फिलहाल ये खबर जरूर सामने निकल कर आ रही है कि विमान में जितने यात्री थे, जिसमें क्रू मेंबर्स को भी आप मिला लीजिए, मतलब कुल जो 242 लोग थे, वो सभी के सभी लोग मारे गए हैं, वो इस विमान दुर्घटना का शिकार हुए हैं। ये जानकारी सामने आ रही है। प्लेन क्रैश को लेकर हर अपडेट सबसे पहले एबीपी न्यूज पर हम आपको दे रहे हैं। और अभी जो सिविल अस्पताल है उसमें घायलों की बड़ी संख्या मौजूद है, क्योंकि विमान जो है रिहायशी इलाके में क्रैश हुआ है, और रिहायशी इलाके में विमान जब क्रैश हुआ तो इस विमान क्रैश की चपेट में आकर बहुत से लोग जो झुलसे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो मलबे में दबे हैं। ये विमान का एक हिस्सा जो है वहां सिविल अस्पताल परिसर में जो डॉक्टर्स का हॉस्टल था उस पर भी एक हिस्सा विमान का आकर गिरा, और इस वजह से डॉक्टर्स के हॉस्पिटल को बहुत नुकसान पहुंचा। करीब 25 तो डॉक्टर्स ही बताए जा रहे हैं कि वो भी घायल हुए हैं, उनका भी इलाज इस वक्त सिविल अस्पताल में चल रहा है। तो लगातार पल पल का अपडेट हम आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है जरा जल्दी से कैप्टन गिरीश का रुख करते हैं, जिस बात का जिक्र अभी मिर्जा फैजान कर रहे थे कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एहतियात नहीं बरती गई होगी, फासला रखा गया होगा, लेकिन आपको क्या लग रहा है, ये मतलब एयरपोर्ट से जो समझ में आ रहा है वो तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बस एयरपोर्ट से उड़ान भरी और तभी के तभी विमान जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। विमान तो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, जिस इलाके में हुआ है हाँ। वो एयरपोर्ट के साथ, मैं कई बार अहमदाबाद में पहले भी लैंडिंग वगैरह टेक ऑफ लैंडिंग कर चुका हूँ और जाता आता रहा हूँ जब मैं एयर इंडिया में काम कर रहा था। लेकिन उसके बाद मैंने वहाँ पे भी तब भी ये देखा था और ये चीज़ें बताई गई थी, और कि चारों तरफ जो है रिहायशी इलाका जो है ऐसा है जैसे झुग्गी झोपड़ी वाला जो होता है वो भी उसमें घुसा हुआ है। सब तरीके से हर तरह से
एनक्रोचमेंट हो रखा उस एरिया मतलब के ये अंदर। कंसर्न था पहले भी एक। पहले भी ये कंसर्न था एक तरीके से, और ये उस टाइम पे इन लोगों ने जब इसको बड़ा करने की भी बात चली थी कि एक और रनवे बना लिया जाए या इसको थोड़ा सा बड़ा किया जाए या और टैक्सी ट्रैक एक और ले लिया जाए, पैरेलल करा जाए इसमें यहाँ पे, तब भी ये बात चल रही थी। तो लेकिन वो यही कंसर्न बार बार आ रहे थे कि सारा एरिया तो इन लोगों ने ऑक्यूपाई किया हुआ और ये हट नहीं रहे हैं। जी, ये आज से 15 साल पहले की भी बात हो रखी है इस बारे में। तो मतलब ये एक ऐसी समस्या थी जिसको लेकर लोगों का ध्यान था, लेकिन वो समस्या का हल अभी तक निकला नहीं था। और देखिए किस तरीके से अब जबकि ये विमान दुर्घटना हुई है उसके बाद एक बार फिर ये पूरा का पूरा मामला यकीनन फोकस में यहाँ पर आएगा, क्योंकि ये विमान जो उड़ान भरता है और उड़ान भरने के चंद मिनट के भीतर भीतर ये विमान क्रैश कर जाता है। और विमान जहाँ पर क्रैश करता है, एयरपोर्ट से उड़ान भरने के बाद ही कहीं कोई जगह ही नहीं मिलती है पायलट को, सीधे सीधे रिहायशी इलाका और वहीं पर आकर ये विमान दुर्घटनाग्रस्त होता है।